हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर को कंटिन्यू। अब हमने फर्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। क्या हाल हुआ फ्रेंच सोसाइटी का, क्या स्थितियाँ थी उस समय फ्रेंच समाज में जब चल रहा था टाइम लेट 18th सेंचुरी का। तो चलो विदाउट डिले से स्टार्ट करते हैं। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France। अब 1774 की बात हो रही है, ठीक है। हमने कहा था फ्लैशबैक में कहानी चल रही है, ध्यान रखना। हमने जो लास्ट पेज पे पढ़ा था, पहले उससे थोड़ा कनेक्ट करते चलो। हमने पढ़ा था घटना 14 जुलाई 1789 की, 89 की। अब हमने कहा पिछले वीडियो में बताया था आपको, वो फ्लैशबैक में चल रहा था। अब हम वापस आ रहे हैं 1774 पे, ठीक है। होता क्या है, इन 1774 लुइस 16 जो थे एक बर्बन फैमिली के राजा थे। जैसे पहले राजाओं का परिवार खानदान होता था ना, ऐसे ये बर्बन फैमिली के एक राजा थे। असेंडेड, ये बैठे सिंहासन पर, थ्रोन मीन सिंहासन, फ्रांस के सिंहासन पर अब राजा बैठ गया। अब इमेजिन करते चलो, आराम से याद हो जाएगा। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, एक यंग सा लड़का है सिंहासन पर बैठा, और उनकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से। एक ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस है मैरी एंटोनिएट। इमेजिन करो, 20 साल का लड़का है, सिंहासन पर बैठा है। 1774 की घटना है, लुइस 16 नाम है, बर्बन फैमिली का वो राजा है। अब होता क्या है, जब वो सिंहासन पर बैठता है, उसकी शादी होती है मैरी एंटोनिएट से। अपॉन हिज एसेशन, अब जब ये अपनी राजगद्दी पर बैठता है, एसेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। अब नया राजा आता है, इसको लगता है अभी बहुत पैसा होगा, मैं तो राजा बन गया, लेकिन इसका खजाना जो उसकी ट्रेजरी है वो खाली होती है, उसमें पैसा ही नहीं है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। अब आपको रीज़न लिखने के लिए आता है कि भाई पैसा क्यों नहीं था राजा के खजाने में, तो रीज़न देना है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। बहुत सालों से वहाँ युद्ध चल रहे थे और उन युद्धों में खर्चा बहुत होता है, और खर्चे की वजह से जो फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो सब ड्रेन्ड हो गए थे। अब इसके अलावा, ये तो पहला रीज़न आप लिखोगे। सेकेंड पॉइंट बनाओगे, एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट एन इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई। अब वर्साई पढ़ेंगे, इस वर्ड को वर्साई पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अलावा भाई मेंटेन करने की कॉस्ट आ रही थी। किसको मेंटेन करना था? इस शानो शौकत को, कोर्ट की शानो शौकत को, एक बहुत इमेंस, एक विशाल पैलेस को, एक बहुत बड़े महल को, वर्साई के, उस पर भी खर्चा हो रहा था। तो पहला क्या है कि भाई खर्चा हो रहा है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर चल रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हमारे ड्रेन हुए। और दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि कॉस्ट थी मेंटेन करने की इस एक्स्ट्रा वेगेंट कोर्ट को, इतने शान शौकत को, कोर्ट की एक इतने बड़े विशाल पैलेस को, वर्साई के। अब तीसरा रीज़न आप लिखोगे कि अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। यहाँ कॉमन एनिमी वर्ड को समझ लेते हैं। देखो, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, दोनों का दुश्मन सेम सेम, तो हम दोनों का दुश्मन सेम, तो हम मिलकर उसको हराएंगे। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। अमेरिकन कॉलोनीज बना ली थी ब्रिटेन ने, उनका दुश्मन भी ब्रिटेन था और इनका फ्रांस का दुश्मन भी ब्रिटेन था। तो इन्होंने क्या किया, मतलब हेल्प करी एक तरीके से अमेरिकन कॉलोनीज़ की, ठीक है। लुइस 16 ने लुइस 16 के टाइम पर, ठीक है, जब लुइस 16 राजगद्दी पर तो फ्रांस ने हेल्प करी थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की। कॉलोनी समझते हो ना, इंडिया भी एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, ऐसे ही अमेरिकन कॉलोनीज़ थी उस समय। उनको मदद करी थी, किस लिए? टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए। किससे? कॉमन एनिमी ब्रिटेन से। अब जब आप उसे मदद करोगे तो आपने उसको सेना भी दी होगी, आपने पैसा भी दिया, हथियार भी दोगे, तो फिर आपका खर्चा हो रहा है, आपका खर्चा आपके राजमहल पे हो रहा है, आपकी बहुत वॉर्स चल रही हैं, उस पर खर्चा हो रहा है। आप यहाँ पर अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद कर रहे हो, उस पर भी खर्चा हो रहा है। The war added more than $1 billion livres to a debt that had already risen to more than 2 बिलियन लिवरेज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरेज से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी और देश से कर्ज ले रहे हो, कहीं और से कर्ज ले रहे हो, यहाँ वहीं के कर्जदाता है आपको कर्ज दे रहे हैं, तो बेचारे फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिवरे का कर्ज और अधिक जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। मतलब पहले से ही उसके पास 2 अरब लिवरे का बोझ था, 10 अरब का और आ गया। अब क्या होता है, अब जो लेंडर्स थे जिन्होंने उधार दिया होगा, हु गेव द स्टेट क्रेडिट, मतलब जिसने राज्य को उधार दिया होगा, वो जो लेंडर्स लोग थे, नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। उन्होंने कहा हम 10% लोन का पैसा लेंगे आपसे। अब इतना सारा पैसा अब राजा को चुकाना है। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी वॉज ओब्लाइज्ड होता है मजबूर हो जाना, तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो मजबूर हो गई टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज, खर्च करने के लिए बहुत सारी परसेंटेज ऑफ इट्स बजट, अपने बजट की, ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। भाई मैं राजा हूँ,
मैंने देखा यार मेरे खजाने में भी पैसे नहीं हैं। चलो जो भी खर्चे के लिए एक पूरा बजट हम बनाते हैं उसका बहुत सारा पैसा मुझे किसको देना पड़ा था, टैक्स में, नॉट टैक्स में, सॉरी, जो इंटरेस्ट जा रहा है। अब वो लोग तो बोल रहे हैं ना, कर्जदाता तो मुझसे पैसा मांग रहे हैं ना, मैं राजा हूँ, मुझसे पैसा मांगा जा रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इंटरेस्ट में बहुत सारे बजट का पैसा दे देती हूँ। अब टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा राज्य मुझे नहीं चलाना, मुझे सेना नहीं रखनी, मुझे काम वो सारे भी कर रहे हैं जो एज अ किंग मुझे करने हैं। तो मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, तो राजा को अपने जो रेगुलर खर्चे हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, है राजा के खर्चे क्या हैं भाई, आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को रन करना, मतलब मेंटेन करना, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सरकारी ऑफिसर्स चलाना, यूनिवर्सिटीज़ चलाना। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब राजा को क्या करना पड़ता है ऐसे स्थिति में, टैक्स बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि राजा के पास पैसे का एक ही सोर्स आ रहा है, वो टैक्स से पैसा ले रहा है। येट इवन द मेजर्स वुड नॉट हैव, अब इस राजा ये सब कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी ये जो भी तरीके हैं कहना चाहिए सफाइज्ड नहीं थे। एक तरीके से सफाइज्ड का मतलब होता है कि पर्याप्त नहीं थे, ना काफ़ी थे। सिर्फ टैक्स से भी काम नहीं चल रहा था, उस समय जितना टैक्स मिल रहा है उससे भी राजा का काम नहीं चल रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। अब उस समय की बात बताई गई कि फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में बटी हुई थी, 3 कैटेगरी में बटी हुई थी। 3 स्टेट मीन 3 कैटेगरी में बटी थी। पहला बता देती हूँ मैं तुम्हें, क्लर्जी, पादरी, चर्च के पादरी, मतलब समझो कि वो सबसे ऊपर थे उस समय। दूसरा आता है नोबेलिटीज़, जो अमीर अमीर रईस लोग थे। और तीसरे स्टेट में हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आ जाते हैं, हमारे मर्चेंट्स भी आ जाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर दे भी रखी है, ठीक है ना, ये दे रखी है। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते हैं, चर्च के पादरी वगैरह, फिर दूसरे में नोबिलिटीज़ आते हैं, और तीसरे में हमारे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, कोर्ट के ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट, आर्टिशंस, स्मॉल पीजेंट्स, लेबरर्स, ये सारे लोग थर्ड स्टेट में आ जाते हैं। अब कहानी ये आई कि राजा को टैक्स चाहिए, अलग अलग, जो फर्स्ट स्टेट है वो भी टैक्स वसूलता था, जो सेकंड स्टेट है वो भी टैक्स वसूलता था, यानी चर्च वाले भी टैक्स वसूलते थे, नोबिलिटीज़ यानी कि राजा वगैरह वो भी टैक्स लेते थे, और दे कौन रहा है, थर्ड स्टेट। तो गुस्सा तो आएगा, ठीक है। चलो आगे समझते हैं इस बात को। द ओनली मेंबर्स, जो सोसाइटी थी फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में, वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स एंड द ओनली मेंबर्स ऑफ द 3 स्टेट पेड टैक्स। थर्ड स्टेट ही केवल टैक्स पे करता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट केवल टैक्स लेता था, और अलग अलग टैक्स लेता था, एक ही टैक्स नहीं लेता था। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। जो समय का जो समाज था, फ्रांसीसी समाज, उस समय एक वहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है, फ्यूडल सिस्टम था, वहाँ जागीरदारी सिस्टम था। दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस, जो कि हम बोल सकते हैं मिडिल एजेस तक चला, ठीक है। फ्रांसीसी समाज जो था मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था उस समय, ठीक है। अब हुआ क्या, द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को 1789 के पहले। अगर मैं कह रही हूँ ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम का मतलब क्या था, रिजीम वर्ड क्या है, प्राचीन व्यवस्था। ओल्ड रिजीम मतलब प्राचीन व्यवस्था, प्राचीन व्यवस्था मतलब कौन सी प्राचीन, कितनी प्राचीन, 1789 के पहले पहले ये तीनों स्टेट चलते थे, ये थी प्राचीन व्यवस्था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। आई होप समझ आ रहा है, मैं धीरे धीरे ही समझा रही हूँ बिकॉज चैप्टर में कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं तुम कुछ भी। अब ये 3 स्टेट वाली कहानी चलती थी कब, ओल्ड रिजीम यानी प्राचीन व्यवस्था 1789 के पहले पहले, जब तक फ्रांस की क्रांति नहीं हुई थी। फिगर 2 शो करती है हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रांस सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। मैंने अभी फिगर 2 आपको दिखाई थी जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट हमने देखा। पीजेंट्स मेड अप ऑफ अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 90% लोग क्या थे, किसान थे। However, फिर भी ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। बड़े कम किसानों के पास अपनी ज़मीन थी जिस पे वो काम करते थे, बाकी तो सब नौकर हैं, अपनी ज़मीनें नहीं है, किराए पे काम कर रहे हैं, दूसरों की ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, ऐसे चल रहा था। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। अब जो 60% जो कहना चाहिए हमारी ज़मीन थी वो रईसों के पास थी, चर्च के पास थी, एंड अदर रिचर मेंबर्स जो थे थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर्स, जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ऑफिशियल्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के, इन लोगों के पास थी, मतलब अमीरों के पास था सारा पैसा। द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स, दैट इज द क्लर्जी, द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। आप चर्च में मतलब एक पादरी के बेटे बन के पैदा हो गए, भाई आपकी सबसे बड़ी योग्यता है, अब आपको टैक्स मिलेगा। और एक बंदा बेचारा किसान के घर पैदा हो गया, अब वो उस
कैटेगरी में चला गया थर्ड स्टेट वाली, तो क्या हुआ, थर्ड स्टेट वाली कैटेगरी में अगर कोई बंदा चला गया तो क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये सब कुछ बाय बर्थ चल रहा था। क्लर्जी और नोबेलिटी जो थे, नोबेलिटी कौन होते हैं, रईस लोग, राजा हो गया, राजा के रिश्तेदार हो गए, बिग बिजनेसमैन वगैरह भी थर्ड स्टेट में, राजा, राजा के परिवार के लोग, ये सब नोबेलिटीज में आ रहे हैं, या बड़े बड़े जमींदार वगैरह हो गए ये सब। अब प्रिविलेजेस मतलब होता है अधिकार, कुछ अच्छे प्रिविलेजेस जो थे ये लोग जो हैं एंजॉय कर रहे थे बाय बर्थ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। और सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय कर रहे थे, इनको टैक्स ही नहीं पे करना था, मिल रहा है भाई, जा कुछ नहीं रहा इनका। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। इसके अलावा नोबल जो लोग थे उनको कुछ हम बोल सकते हैं विशेषाधिकार भी मिले हुए थे, है ना, प्रिविलेजेस, सामांती विशेषाधिकार जिसे हम बोल सकते हैं, फ्यूडल सामांती विशेषाधिकार मिले हुए थे, जमींदारी सिस्टम वगैरह में। पीजेंट्स वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड्स। बेचारे किसान जो थे वो ओब्लाइज्ड मीन्स मजबूर थे, रेंडर मतलब देने के लिए, सर्विसेज किसको, लॉर्ड को। बेचारे किसान को ज़बरदस्ती काम करना पड़ता था, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, है ना। क्या गलती है उस बेचारे की, ये वो गरीब घर में पैदा हो गया, बाय बर्थ ये सब कुछ चल रहा है। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स, ये सारे काम उसको करने हैं, आर्मी में भी भर्ती होना है, इनके घरों में काम करो, इनके खेतों पे काम करो, इनकी बिल्डिंग बनाओ, रोड्स बनाओ, ये सब। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट करता है इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है। चर्च भी जो है वो टिथ नाम का एक जो है नाम कह सकते हैं वो लेता था, क्या लेता था, टैक्स लेता था। किससे लेता था, पीजेंट से लेता था, ठीक है। ये टैक्स जो है ये 10वां भाग होता था, इसको समझ लो। इसमें क्या होता है, ये 10th पार्ट होता है जो टैक्स है, ये लिवेज है बाय चर्च, चर्च लगाता है। इसमें 1/10 आपने जितना एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस किया, आपने 100 किलो गेहूँ लिया अगर उगाया है तो 10 किलो आपको इनको चर्च को देना है, ये था वो टैक्स, ठीक है। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट जो थे हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। सारे मेंबर्स को थर्ड स्टेट के टैक्स पे करना पड़ता था। अब इस टैक्स के अलावा क्या होता था, एक तो चर्च को दे दिया आपने अपना 10वां भाग, 100 किलो का आया 10 किलो दे दिया। अब दीज इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्सेस भी लगते थे, जिनको हम क्या बोलते थे, टिले बोलते थे, टले 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 नाम का एक टैक्स लगता था। और बहुत सारे नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स भी लग जाते थे। अब टले कौन सा टैक्स है, टले टैक्स है टू बी पेड डायरेक्टली, डायरेक्टली स्टेट कहता है कि हमें टैक्स तो इतना %, वो भी देना पड़ रहा है। आप इनडायरेक्ट टैक्स भी ले रहे हो आप, जैसे कि विच वर लेवीड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन की चीज़ें, जैसे मैंने नमक खरीदा उस पर टैक्स दो, मैंने तंबाकू खरीदा उस पर गवर्नमेंट को टैक्स दो। आज भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना सामान पे, ऐसे मतलब कितने सारे टैक्स लग रहे हैं। एक तो ये चर्च वाला लग रहा है, एक ये डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्टली हमें इतना पैसा टैक्स में दो। फिर इनडायरेक्ट टैक्स है, हमने सामान खरीदा, हमने सॉल्ट खरीदा, हमने तंबाकू खरीदा, उस पर भी टैक्स दो। जो बर्डन था, द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो भी ये सारी एक्टिविटीज़ थी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट। अभी सारा बर्डन किस पे आ गया था, हमारे थर्ड स्टेट पे आ गया था। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा इस वीडियो में। अब यहाँ पर न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। लिवरे क्या है, ये यूनिट ऑफ करेंसी है जो कि फ्रांस में थी, वो जो कि डिसकंटिन्यूड हो गई थी 1794 के बाद। क्लर्जी किससे बोला जाता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को जो इन्वेस्ट रहते हैं किसमें, विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, यानी कि क्लर्जी डिपार्टमेंट हो गया, चर्च में काम करने वाले लाइक पादरी टाइप जो होते हैं। इसके अलावा दोनों टैक्सेस को हमने पढ़ लिया है। अब हम करेंगे इसी वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। So the first question हमारा है, who was ascended the throne of the France in 1774? भाई कौन बैठा था, कौन आसीन हुआ था, मैंने यहाँ पर आपका पूरा दे भी रखा है, एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपके लिए लिख दिया। कौन बैठा था, आसीन हुआ था थ्रोन, राजगद्दी पर, सिंहासन पर फ्रांस की 1774 में। तो इन 1774 में लुइस 16 जो थे, जो कि बर्बन फैमिली के राजाओं में से एक थे, वो बैठे थे राजगद्दी पर फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, What was the age of Louis 16 when he ascended the throne? क्या उम्र थी उनकी, तो अभी हमने पढ़ा था वो 20 साल के थे, तो he was 20 years old। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लुइस 16 was married to, किससे शादी हुई थी, मैरी एंटोनिएट से उनकी शादी हुई थी, ये याद कर लीजिएगा। What kind of treasure was found by Louis 16 upon his accession? जब वो राजगद्दी पर बैठते हैं तो किस तरीके का राजकोष उनको मिलता है, या राजकोष क्या होता है, खजाना, किस तरीके का उनका जो खजाना था राजा का वो कैसा मिलता है उनको, खाली था सॉरी एम्प्टी ट्रेजर उनको मिलता है। अपॉन हिज असेशन
द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, मतलब एकदम उनको खाली खजाना मिलता, पैसे नहीं है। वाई डिड द किंग फाइंड एम्प्टी ट्रेजरी, क्या रीजंस हैं? तो हमने रीजंस उस समय मार्क किए थे जब हमने चैप्टर पढ़ रहे थे अभी हम। तो देयर वर मैनी रीजंस एज फॉलोज। पहला क्या था? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। इतने टाइम से वॉर चल रही थी, उसकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हुए। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, द कॉस्ट ऑफ मेंटेन करना था एक बहुत शानो शौकत कोर्ट की, है ना, एक्स्ट्रा वेकेंट कोर्ट को, एन इमेंस पैलेस को, यू नो, एट द इमेंस पैलेस। एट द इमेंस पैलेस मीन्स एक बहुत बड़े विशाल महल में, ठीक है, एक्स्ट्रा वेकेंट कोर्ट को, है ना, राज दरबार की शान शौकत को मेंटेन करने में वर्साई में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। नेक्स्ट आते हैं, अंडर लुइस 16 फ्रांस ने हेल्प करी थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज की टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, क्योंकि अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस चाहिए थी फ्रॉम कॉमन एनिमीज से, ब्रिटेन जो कि कॉमन एनिमीज था, फ्रांस का भी और अमेरिकन का भी। नेक्स्ट आता है, द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवरेज टू द डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion लिवरे। अब वॉर की वजह से 10 अरब लिवरे का और ज़्यादा कर्ज चढ़ जाता है राजा की तरफ, सरकार पर, जो कि ऑलरेडी 2 बिलियन तो था, ठीक है। अब लेंडर्स जिन्होंने क्या किया था, हु गेव द स्टेट क्रेडिट, लेंडर्स जिन्होंने क्रेडिट दे रखा था, नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट। अब 10% इंटरेस्ट उन्होंने भी लगाना स्टार्ट कर दिया ऑन लोन्स। सो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वॉज ऑब्लाइज्ड, वो बेचारी मजबूर हो गई टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज बजट की जो थी उनको इंटरेस्ट में पे करनी पड़ जाती थी जिन्होंने लोन दिया। तो ये सारे रीजंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई वॉज द स्टेट फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब स्टेट क्यों फोर्स थी भाई? टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस। अब राजा है, स्टेट है, गवर्नमेंट है एक तरीके से, अब वो पैसा लाए कहाँ से? तो उनको रेगुलर एक्सपेंसेस की वजह से, जैसे कि भाई कॉस्ट था उनको मेंटेनिंग एन आर्मी मेंटेन करनी है, कोर्ट को मेंटेन करना है, रनिंग करनी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिस चलाने हैं और यूनिवर्सिटीज़ चलानी है। तो ये सब की वजह से स्टेट जो था और राज्य जो था वो फोर्स था, उसको टैक्स बढ़ाना ही पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन द 18th century फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स। हमने पढ़ा 3 स्टेट में था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में कौन कौन आते हैं वो भी हम आके पढ़ने वाले हैं अभी। हु पेड टैक्सेस इन फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century, कौन पे करता था? तो हमें पता है केवल थर्ड स्टेट जो था वो पे करता था फ्रेंच सोसाइटी में टैक्स। फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट है वो इंजॉय करते थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। उस समय की जो सोसाइटी थी, स्टेट सोसाइटी की, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो वो फ्यूडल सिस्टम था, जमींदारी प्रथा, सामंती व्यवस्था जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट, द टर्म डैश इज यूजुअली यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस जो थे 1789 के पहले के हैं, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ओल्ड रिजीम, हम उसको बोलते हैं ओल्ड रिजीम, ठीक है, पुरानी व्यवस्था। हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन द फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज, किस तरीके से था? वापस से पढ़ लो। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, पादरी वगैरह आते थे। सेकंड स्टेट में राजा, राजा के खानदान वाले, नोबिलिटी, रईस लोग आते थे। थर्ड स्टेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते थे, व्यापारी, मर्चेंट्स भी आते थे, कोर्ट के ऑफिशियल्स भी आते थे, लॉयर्स भी आते थे। उनके नीचे वाले जो पीजेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं, वो भी आते थे। उनके नीचे स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलेस लेबर है वो भी आते थे, और सर्वेंट्स भी आते थे। तो ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। थर्ड स्टेट वाले ही टैक्स देते थे, फर्स्ट स्टेट को भी, सेकंड स्टेट को भी। विद इन द थर्ड स्टेट सम वर रिच एंड अदर वर पुअर, ट्रू या फॉल्स? और डेफिनेटली थर्ड स्टेट में कुछ लोग रिच हैं, हमने देखा बिग बिजनेसमैन है तो वो रिच होंगे, और हमने देखा स्मॉल पीजेंट्स हैं तो वो पुअर होंगे। तो डेफिनेटली ये चीज़ सही है। हु मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन? तो पीजेंट्स की 90% पॉपुलेशन थी, बेचारों पे 60, मतलब 90% उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी उनके पास जो है ज़मीन नहीं है। 60% ज़मीनों पर तो नॉबिलिटीज़ या चर्च वगैरह का ही अधिकार था, हमें पता है। ओनली द स्मॉल नंबर्स ऑफ पीजेंट ओन करते थे लैंड को। तो बिल्कुल सही बात है। आप ये सारी प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, इसलिए मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी एनसीईआरटी बांट दिया, याद करना आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु ओन्ड अबाउट 60% ऑफ द लैंड? अब किसके पास थी 60% लैंड इन 1789 में, जब ये फ्रेंच का रेवोल्यूशन होता है? तो अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर जो थे रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी थे थर्ड स्टेट के, उनके पास थी। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी इंजॉय करते थे सर्टेन प्रिविलेजेस को बाय बर्थ। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बिल्कुल ट्रू है। मेंबर जो थे फर्स्ट 2 स्टेट के ना, चाहे वो क्लर्जी हो चाहे वो नोबिलिटी हो, वो इंजॉय करते थे प्रिविलेजेस को, है ना। उनको बड़े अच्छे से अधिकार, विशेष अधिकार मिले हुए थे जन्म से। क्या आप पैदा हो गए पादरी के घर में तो बस खुश हो जाओ, आपको टैक्स देना नहीं, आपको टैक्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज जो एंजॉय किया जाता था फर्स्ट 2 स्टेट्स के द्वारा? तो एग्जिम्पशन था ना फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, उनको टैक्स ही नहीं पे करना पड़ता था,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नॉबल्स फर्दर एंजॉय करते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस को। नॉबल्स किसको फर्दर एंजॉय करते थे? फ्यूडल प्रिविलेजेस। उनको जमींदार मतलब एक तरीके से सामंती विशेषाधिकार जो थे वो मिले हुए थे। वॉट वर द फ्यूडल प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय द नोबल। हमने कहा फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, तो क्या है ये फ्यूडल प्रिविलेजेस? तो दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज, है ना, फ्यूडल ड्यूज उनको मिल जाते थे विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी पीजेंट्स। ये पीजेंट्स से एक तरीके से कर वसूल करते थे, पीजेंट्स एक तरीके का टैक्स वसूल कर लेते थे, तो ये था इनका अधिकार। ठीक है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स दैट टाइम। बेचारे कैसे थे? पीजेंट्स तो हमारे कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसी है। पहले तो बहुत ही परेशान थे। पीजेंट्स वर ओब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज। पीजेंट्स जो थे ओब्लाइज थे, बाध्य थे, मजबूर थे रेंडर मतलब देने के लिए अपनी सर्विसेज अपने मालिक को, लॉर्ड को, टू वर्क इन हिज हाउस, उसके घर में काम करने के लिए, फील्ड्स में काम करने के लिए, टू सर्व इन द आर्मी, उनकी आर्मी में काम करने के लिए, और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, रोड्स को बनाने के लिए। मतलब पीजेंट्स को इन सारे कामों को करना पड़ता था। द क्लर्क जो चर्च था वो भी पीजेंट्स बेचारों से एक टैक्स वसूल करता था जिसे हम टिथ बोलते हैं, है ना। ये मतलब एक तरीके से 10th पार्ट जो आपने उगाया है वो आपको चर्च को देना पड़ता था। व्हाट वाज टिथ? ठीक है, अ टैक्स जो कि लगाया जाता था, लेविड बाय चर्च, चर्च लगाता था, कॉम्प्रोमाइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपने 100 किलो उगाया तो 10% इसका कितना हो गया? 10 किलो, तो वो आपको देना पड़ेगा चर्च को, इस तरीके से। फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू। किसको देना पड़ता था? फाइनली जितने भी मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, टैक्स किसको पे करना पड़ता था? तो स्टेट को, राजा को देना पड़ता था, स्टेट गवर्नमेंट पे जाता था। नेक्स्ट आते हैं व्हाट वाज टिले। टिले क्या है? टिले एक तरीके का टैक्स है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। अब हमने बोला हमको टले भी चाहिए, टले मीन्स एक तरीके का टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स जिसे बोलते हैं, वो भी दिया जाता था कि इतना % तो आपको देना ही देना है। फिर आपको अपना जो उगाया वो चर्च को उसका परसेंटेज देना है। फिर आपने जो सामान खरीदा, लाइक तंबाकू खरीदा, नमक खरीदा, उस पर भी टैक्स लग रहा है तो वो भी देना है। ऑन विच थिंग्स इनडायरेक्ट टैक्स वर लिवेट। अब किन चीज़ों पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता था? नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर विच वर लिवेट एट आर्टिकल्स लाइक एवरीडे कंजम्पशन की चीज़ें। कुछ यहाँ पे का एग्जाम्पल दे रखे हैं, 2 वो आप यूज़ कर लेना, सॉल्ट और तंबाकू, राइट। What was लिवरे? लिवरे क्या है? इट वॉज द यूनिट ऑफ करेंसी है फ्रांस की जो डिसकंटिन्यूड हो गई थी 1794 में। हु वॉज कॉल्ड क्लर्जी। क्लर्जी किसको बोला जाता था? ग्रुप ऑफ पर्सन जो इन्वेस्ट करते थे, यानी कि विशेष कार्य करते थे, इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस, मतलब जो विशेष काम करते थे, कहाँ पर? इन द चर्च, वर कॉल्ड क्लर्जी, उनको क्लर्जी बोला जाता था। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है विद क्वेश्चन आंसर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ वर्थ है, काम की है, तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।